मित्रों, 17वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय के नेतृत्व में जो आर्थिक विकास हुआ उसका वर्णन करने के लिए इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक क्रांति से अर्थ हम यह लेते हैं कि उत्पादन, उत्पादन के साधन और उत्पादन के उद्देश्य में आमूलाग्र परिवर्तन का होना। यह औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसके कई कारण थे, जैसे कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति होने के कारण राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय के नेतृत्व में जो राज्य विस्तार हुआ था उसमें काफ़ी लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता रही, जिसकी वजह से इंग्लैंड अपनी लंबी व्यापारिक योजना को अंजाम देने में सक्षम हुआ। राजनीतिक स्थिरता के बाद मुद्रा का प्रचलन, कृषि क्रांति, समुद्री जहाज निर्माण में तेजी, कोयला तथा लोहे का एक ही स्थान पर होना। इंग्लैंड में लोहा और कोयला बड़ी मात्रा में मिलता था, इसलिए लोहे के प्रगलन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। धमन भट्टी का उपयोग, लोह उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, कपास उत्पादन में तेजी, उपनिवेशों का बढ़ना, नहरोन्माद का आना। जो कारण हमने देखे उन सब कारणों की वजह से इंग्लैंड में अपना लोहा और कोयला उद्योग तेजी से पनपा, जिसके परिणाम स्वरूप कपास और कपड़ा उद्योग में तेजी आ गई और मैनचेस्टर जैसे, यॉर्कशायर जैसे नए कपड़े उत्पादन के साधन विकसित हुए। इंग्लैंड में लोहा और कोयला उद्योग एक ही स्थान पर केंद्रीभूत हुए थे। चित्र में हम ये सब देख सकते हैं। लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र, जिसमें बर्मिंघम, लीड्स, मैनचेस्टर लोहा उद्योग बड़े पैमाने पे था। उत्पादन के शक्ति साधनों में परिवर्तन इंग्लैंड की महत्वपूर्ण खूबी रही है। थॉमस न्यूकॉमेन द्वारा निर्मित भाप इंजन, सोहो फाउंड्री का निर्माण, नवीन ऊर्जा शक्ति का प्रयोग, लकड़ी की पटरी के स्थान पर लोह पटरी का प्रयोग। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को सफल और आगे करने के लिए अनेक विद्वानों द्वारा नई नई खोजें और आविष्कार किए गए, जिसमें जेम्स वैट ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सोहो फाउंड्री का निर्माण किया तथा इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड में न सिर्फ लोहा और कोयला उद्योग में बल्कि कपड़ा उद्योग में भी बेहताशा क्रांति हुई। यह क्रांति होने के महत्वपूर्ण कारण थे उड़न तुरी करघे का जॉन के द्वारा निर्माण करना, स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा, वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट द्वारा, म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा, पावरलूम एडमंड कार्कराइट द्वारा। इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग में तेजी लाने के लिए इन सब विकासों का और उत्पादनों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इंग्लैंड में सूती वस्त्रों के एकत्रीकरण को हम मानचित्र से अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे कि लीड्स, मैनचेस्टर, नटिंघम, न्यूकासल और लिसेस्टर। इन इलाकों में कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पे एकत्रित था, जिससे कपास के आयात और उस पर आधारित अन्य साधनों के निर्माण में तेजी आ गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से सब दूर समृद्धि आई, यह बात सही है, मगर इसका जो मुख्य घटक था मजदूर, उन मजदूरों की स्थिति बेहताशा खराब थी, जिसे हम समझ सकते हैं। मजदूरों की स्थिति, औसत आयु में कमी, आंत्रशोथ, क्षय रोग, हैजा द्वारा मजदूरों की मौत, नगर प्राधिकारी चिकित्सकों अधिकारियों में रोग निदान व उपचार की जानकारी का अभाव था। इंग्लैंड में मजदूरों की स्थिति बेहताशा खराब थी, जिसके वजह से उनकी मौतें और जीवन स्तर में अंतर आता था। इंग्लैंड के मजदूरों की औसत आयु लगभग 17 साल से 21 साल की थी। बड़े पैमाने पे इंग्लैंड के मजदूरों की मौतें आंत्रशोथ, क्षय रोग और अन्य रोगों से हुआ करती थी। इन रोगों के बारे में नगर प्राधिकारी तथा नगर अधिकारियों के बीच में कोई एक मत नहीं था। इन रोगों के बारे में निदान, उपचार और जानकारी का अभाव। मजदूरों द्वारा इस स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाने पर
बेमन से इंग्लैंड की संसद को कुछ कानून बनाने पड़े, जैसे कि कानून के जरिए सुधार। ईस्वी सन 1819 में 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 से 16 वर्ष आयु वाले बच्चों से काम की सीमा 12 घंटे सीमित कर दी गई। ईस्वी सन 1847 में 10 घंटा कार्यावधि का विधेयक पारित किया गया। इंग्लैंड में जो ये औद्योगिक क्रांति हुई, इस औद्योगिक क्रांति शब्द पर आधुनिक काल में इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया को इतिहासकार आक्षेप लेते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया, पहले से मौजूद प्रक्रिया को ही आगे ले जाया गया, बड़े प्रांतों में कारखानों का अभाव, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकासिल क्षेत्र में ही परिवर्तन। कपड़ा उद्योग कपास आयात पर निर्भर था। समाज में मध्यम वर्ग तथा देहात में मजदूरों का सर्वहारा वर्ग उदित। शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन का होना। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें जॉर्ज तृतीय के काल से लेकर आधुनिक समय तक इंग्लैंड में बड़े पैमाने पे समुद्री सफरों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ज्ञान का संग्रहण किया तथा उसको प्रकाशित किया। प्रकाशित हुए इस ज्ञान से संदर्भ लेकर अनेक विद्वानों ने साहसी समुद्री यात्राएं तथा नए नए जलमार्ग और भूमार्ग ढूंढने की कोशिश की एवं अपने देश का प्रसार और प्रचार बड़े पैमाने पे सांस्कृतिक क्षेत्र में किया। आज हमने इंग्लैंड तथा इंग्लैंड के संदर्भ में उत्पादन, औद्योगिकरण और उस पर आधारित अन्य कारखानों के निर्माण की प्रक्रिया को देखा। जॉर्ज तृतीय के काल से लेकर आधुनिक समय तक इंग्लैंड का ये जो विकास हुआ है, यह विकास बहुमुखी तथा चारों ओर हुआ है। आज इंग्लैंड इस स्थिति में है कि वह अन्य देशों को सेवा प्रदान करने वाला देश बन चुका है तथा उसका विकास आज भी निरंतर चल रहा है। इंग्लैंड के औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया को अगर हम आदर्श रूप से ले ले तो और आगे जा सकते हैं। बिहार से भी कम क्षेत्रफल वाला इंग्लैंड दुनिया के लगभग आधे देशों पर अपना साम्राज्य फैला सका। इसका महत्वपूर्ण कारण था उसकी नौसेना का आधुनिक होना। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह कोशिश की थी कि वह भी अपनी नौसेना बढ़ाए, पर इंग्लैंड के गुस्से के अलावा और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इंग्लैंड शांति के काल में अपने वैज्ञानिकों को सुदूर नए इलाकों की यात्राएं करवाया करता था, जिसकी वजह से अनेक वैज्ञानिक साहसी यात्राएं किया करते थे तथा जानकारी का एकत्रीकरण एवं उसका प्रकाशन किया करते थे। उस प्रकाशन से संदर्भ हासिल कर इंग्लैंड के अनेक नए साहसी वैज्ञानिक तथा मार्ग ढूंढने वाले दुनिया के सुदूर इलाकों में फैल गए तथा इंग्लैंड को एक ऐसी स्थिति प्रदान की जिसकी वजह से आज इंग्लैंड दुनिया को मुख्य सेवाएं तथा विशेषीकृत सेवाओं का प्रदायकर्ता देश बन सका है।